नमस्कार साथियों, जय हिंद। देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्पाद सिपाही 2022 की जो भर्ती आई है, जिसमें आप सभी लोग फॉर्म डाले हुए हैं, उसकी सिलेबस के बारे में। फिजिकल आपका मजबूत होगा। उम्मीद करते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस दौड़ने का कर रहे होंगे। 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और उसमें आपको जीतना है। और बाकी बात रही आपकी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ मिल कर के मेहनत कर रहे हैं। और जो भी मित्र अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, ताकि उत्पाद सिपाही भर्ती हेतु या तो अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारी वीडियो आती है वो आप तक आसानी से पहुंच बन सके, आपकी नोटिफिकेशन में वो वीडियो आ सके, ताकि आप जो है सो जानकारी से अपडेट रहें लगातार। तो आइए हम देखते हैं बिना देर किए हुए कि उत्पाद सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उत्पाद सिपाही भर्ती 2022, जिसकी फॉर्म आप सभी लोग डाल चुके हैं। इसकी जो परीक्षा होगी दोस्तों वो 3 पेपर का होगा। जी हाँ, परीक्षा कितने पेपर का होगा? तो 3 पेपर का परीक्षा होने वाला है। और परीक्षा होगा OMR बेस्ड। OMR बेस्ड मतलब इस तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में एक पेज मिलेंगे जहाँ पे रोल नंबर लिखने के होंगे, और उसके बाद आपको जो है सो ABCD करके ये खंड बांटा होगा, और ये 4 कोष्टक में आपको जो है सो एक जो सही उत्तर होगा उसमें पूर्ण तरीके से उस गोल करना है, उसको भरना होगा। उसे OMR बेस्ड कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें नेगेटिव होगी, नेगेटिव 1 अंक होगी। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। प्रश्न का स्वरूप जो है सो MCQ मॉडल होगा, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रकार का बोल सकते हैं। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन होंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? एक आपको सवाल दिए जाएंगे, ये मान के चलिए सवाल होगा, और सवाल के लिए आपके पास 4 उत्तर होंगे। 4 उत्तर में 3 उत्तर आपके पास गलत होंगे और 1 उत्तर सही होगा, जिसका चयन आपको करना है, जो आपकी सिलेक्शन दिलवा सकता है। जी हाँ, तो आइए हम अब जानते हैं कि उन 3 पेपर में फर्स्ट पेपर क्या बोलता है, सेकंड पेपर का क्या प्रारूप है और थर्ड पेपर का क्या प्रारूप है। तो फर्स्ट पेपर में हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में हिंदी जो कि 80 प्रश्नों की होगी, और हिंदी में अनुच्छेद 20 प्रश्न के होंगे और व्याकरण 60 प्रश्न के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास इसी में होगा अंग्रेजी, जो 40 प्रश्न के होंगे। कुल ये 120 प्रश्नों की एग्ज़ाम होगी आपका पेपर 1 में, जिसमें से अंग्रेजी 40 प्रश्न के होंगे। तो अंग्रेजी में अनुच्छेद, जिसको हम पैसेज कह सकते हैं, वो आपके जो पास जो है सो 20 प्रश्न होंगे, और ग्रामर 20 प्रश्न होंगे। जी हाँ, ग्रामर जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, वो 20 प्रश्न होंगे उसमें। तो कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे, मतलब आपके पास 360 नंबर का जो है सो पेपर 1 होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पेपर 1 जो 120 क्वेश्चन होंगे, 360 नंबर के होंगे, वो हमारी मेरिट लिस्ट भी तय करेगी क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ से आप जानकारी दिमाग में बिठा लीजिए कि पेपर 1 आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर पेपर 1 की प्राथमिकता क्या है आपके साथ? तो पेपर 1 की प्राथमिकता क्या है उसको आप ध्यान दीजिए। नोट में यहाँ हम लिख दिए हैं कि इसमें आपको 30% अंक लाना होगा। जी हाँ, 30% अंक पास लाने के लिए लाना होगा, और ये आपकी मेधा निर्धारण मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी। अगर आप पेपर 1 में 30% अंक नहीं लाते हैं, मतलब लगभग इसका 108 आना चाहिए, 108 नंबर। अगर आप 108 नंबर नहीं लाते हैं तो फिर क्या होगा भाई? आपकी पेपर 2 और 3 की जांच नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप पेपर 1 में 30% अंक नहीं लाते हैं, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और गद्यांश और पैसेज, आप अगर इसे नहीं 30% अंक लाते हैं तो आपका पेपर 1 जो भाषा का पेपर होगा और पेपर 2 जिसमें सामान्य अध्ययन की पेपर होगी, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आपका कॉपी जांच नहीं की जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पेपर 1 पे इतना फोकस हमें करना है कि हम 30% अंक ला सके, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 का भी सिलेबस आपका ब्रॉड है। इसलिए ऐसा ना हो कि हम पूरी ताकत जो है सो पेपर 1 पे लगा दें और पेपर 2 और पेपर 3 कमज़ोर हो जाए। तो इसलिए आपको
इस तरह से समन्वय करके पढ़ाई करनी है कि आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सही हो जाए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो पेपर 1 में हमको 30% अंक लाने हैं। अब पेपर 2 देखते हैं। तो पेपर 2 आपका भाषा का होगा। आपके लिए जो भाषा मजबूत होगी, झारखंड की जो भाषा आपके पास मजबूत होगी, जिसका आप व्याकरण जानते होंगे, जिस भाषा की आपके पास अच्छी समझ होगी, उस भाषा पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा भाषा इसमें शामिल है। तो सबसे पर इसमें उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो, कुड़ुख, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया है। इतना भाषा इसमें शामिल है। तो इतना भाषा में जो भी भाषा आपकी मजबूत होगी, मान के चलिए अगर आपका उर्दू सही है तो आप उर्दू से एग्ज़ाम दीजिए। 100 प्रश्न होंगे और ये आपके 300 अंक निर्धारित करेंगे, जो कि मेरिट लिस्ट के लिए सबसे मजबूत पकड़ आपको यहाँ रखना चाहिए, तब आपका जाकर के सिलेक्शन होगा। जी हाँ, मेरिट लिस्ट में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे 300 अंक मात्र एक सब्जेक्ट तय कर रहा है। एक सब्जेक्ट आपका 300 अंक तय कर रहा है, और वही जो आपका पेपर 3 होगा वो 360 अंकों की होगी। मतलब 120 क्वेश्चन उसमें होंगे और 360 के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आप इसमें समझ लिए कि आपकी जो भी भाषा होगी, मान के चलिए कि अगर आपका खोरठा होगा तो खोरठा में भी हम आपको बताएंगे कि खोरठा के सिलेबस क्या है, खोरठा में पढ़ना क्या है। उसके लिए दोस्तों एक अलग वीडियो होगी आपके पास सिर्फ खोरठा के लिए, कि खोरठा हमें पढ़ना किस तरह से है, खोरठा में कौन सी बुक हमारे लिए बेहतर होगी। अब आइए हम देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 क्या बोलता है कि इसमें प्रश्न आपके पास जो है 120 होंगे, और 120 मतलब आप इसे 3 से गुना कर दीजिए तो 360 अंक ये आपका निर्धारित करेंगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों आपकी मेरिट लिस्ट, आपका सिलेक्शन तय करेगा कि आप एग्ज़ाम जो दिए हैं, आपने जो मेहनत किया है, वो आप उत्तीर्ण होने लायक हैं या नहीं, आप उत्पाद सिपाही बनने लायक है या नहीं। इसमें क्या है कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, जिसको हम जनरल स्टडी भी बोलते हैं। उसके बाद झारखंड से 50 प्रश्न होंगे, विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे और गणित से 10 प्रश्न होंगे। ये आपका सिलेबस लंबा है। इस सिलेबस के लिए आपको विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़नी होगी, और इसे पढ़ते पढ़ते आप 2 से 3 साल भी लगा दीजिएगा ना, तो पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी, आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो इस तरह का हमने सिलेबस तैयार किया है। इस तरह से आपकी पूरी प्रारूप हम तैयार करके रखे हैं कि आप पूरा का पूरा जनरल स्टडी, आप भाषा का पेपर, इंग्लिश और हिंदी कवर कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपके पास इस तरह का सिलेबस, इस तरह का प्रारूप प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपके बीच लाई जाएगी, ताकि आप इस पूरी सिलेबस को मात्र जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी हम पूरा कवर करवाने की गारंटी लेते हैं। और अगर आप पूरी सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो इतना आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, और आप जिस तरह से अपनी फिजिकल मजबूती के साथ निकाल लेंगे, उसी तरह से आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत के इतिहास में 3 खंड आपके पास होंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जी हाँ, तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि इतिहास के 3 खंडों को आपको अध्ययन कैसे करना है। उसके बाद आपको आधुनिक भारत में ही स्वतंत्रता आंदोलन हम कवर करवा देंगे। उसके बाद आपकी रहेगी संस्कृति, जिसे इंडिया का आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, कला और संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे भूगोल। भूगोल से हम पर्यावरण, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, भूगोल तो एक लाइन में आपको बता दिया है कि पर्यावरण, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, लेकिन जब इसी लाइन को आप ब्रॉड करते चला जाइएगा ना, तो पूरे भूगोल कवर हो जाता है, जिसमें खान, खनिज, नदियाँ, यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु, अक्षांश, देशांतर, आपको सारा कुछ समझना होगा। यहाँ से भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, इन चीज़ों को यहाँ से हमें समझना है। तो इसके लिए हमें पूरी संविधान पढ़नी पड़ेगी। बिना संविधान पढ़े हुए आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। पंचायती राज की भले ही टॉपिक 2 टॉपिक में हम कवर 3 टॉपिक में कर सकते हैं।
सामुदायिक विकास कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो भारत का संविधान और राज व्यवस्था है ना, इसमें पूरी आर्टिकल, हमको एक एक आर्टिकल के बारे में जानना है। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, उद्देशिका के बारे में, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री का क्या रोल है, राज्यपाल का क्या रोल है, उपराष्ट्रपति का क्या रोल है, यहाँ का विधायिका क्या है, संसदीय व्यवस्था यहाँ पे क्या है, विधान परिषद, विधानसभा क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, एक सदनीय व्यवस्था क्या है, आपका राज्य में फिर आ जाइए तो राज्य की व्यवस्था क्या है, जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आपका राज्यपाल है, उसके बाद अनेक मंत्री हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे तो उसमें हमको पूरी संविधान समझना पड़ेगा। उसके बाद झारखंड राज्य के बारे में सामान्य जानकारी हमको चाहिए, तो झारखंड का भूगोल आप समझेंगे, जहाँ पे खान, खनिज, नदियाँ, पहाड़, पत्थर, यहाँ पे कृषि का प्रारूप क्या है, किस तरह से रबी का फसल में कौन सा होता है, खरीफ फसल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास खेती के उत्पादन के लिए क्या है, सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास क्या है, वर्षा की स्थिति क्या है, इत्यादि हमको झारखंड के भूगोल में जानने को मिलेगा। उसके बाद इतिहास हम पढ़ेंगे कि झारखंड मतलब 3600 मिलियन साल पहले किस इस अवस्था में थी। उसके बाद झारखंड का फिर जो है सो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल किस तरह से हुआ, जिस समय एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय यहाँ पे झारखंड का स्वरूप क्या था, मगध साम्राज्य के समय झारखंड का स्वरूप क्या था, यहाँ पे जो हमारे बीच प्रशासनिक व्यवस्था आई, नागवंशों के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था लाया गया तो उसका स्वरूप क्या था, पुंडरीक नाग जो है सो नागवंशी शासन की स्थापना करने वाले थे। तो उस तरह से हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ की सभ्यता को समझेंगे, यहाँ की संस्कृति को समझेंगे। 32 जनजाति हैं यहाँ पे, तो 32 जनजातियों के आर्ट कल्चर क्या है, यहाँ पे सदानों की व्यवस्था क्या है, दीकू किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ समझने को मिलेगा। यहाँ की भाषा समझेंगे, यहाँ का साहित्य हम समझेंगे। स्थान, खान खनिज, झारखंड सबसे खान खनिज के मामले में सबसे समृद्ध जगह है, जो कि पूरे विश्व में लगभग इस स्थान पे इतनी खनिज की मात्रा है जिसकी हम भरपाई पूरे विश्व में लगभग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। यहाँ उद्योग की स्थिति क्या है, कोयला उद्योग किस तरह का यहाँ चल रहा है, टाटा स्टील का उद्योग किस तरह से चल रहा है, आदि चीज़ों को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में बहुत सारे कल कारखाने लगे हुए हैं, आपका धनबाद है, बोकारो है, इन सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड का योगदान क्या रहा राष्ट्रीय आंदोलन में सॉरी दोस्तों, झारखंड का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह रहा। यहाँ पे जो भी आदिवासी विद्रोह किए गए, जैसे बिरसा मुंडा हमारे पे यहाँ हुए, अभिनेता में एक बहुत बड़े नेता हुए बिरसा मुंडा, तिलका मांझी हुए, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। उनकी भूमिका समझेंगे कि हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका क्या थी, यहाँ पे विकास योजनाएं क्या है, खेल खिलाड़ी यहाँ पे क्या है। उसके बाद हम आ जाएंगे सबसे कोर पार्ट, जो किसी भी एग्जाम की है, सिर्फ आपका उत्पाद सिपाही की नहीं, ये अगर आप सिलेबस तैयार करते हैं तो सचिवालय का भी लगभग यही सिलेबस है दोस्तों। उसमें भी एक भाषा हमको पढ़ना ही है, सामान्य अध्ययन की जानकारी रखनी ही है, हिंदी और इंग्लिश के बारे में जानना है। तो जो भी दोस्त सचिवालय का भी फॉर्म भरे होंगे और उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे होंगे, उनका बेहतर तरीके से एक साथ तैयार होता चला जाएगा। उसके बाद हम करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो आज के वर्तमान एग्जाम में अगर ये करंट अफेयर्स आपने छोड़ दिया तो आप समझिए सब कुछ छोड़ दिया, आपकी तैयारी फिर नथिंग है, कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास जो भूगोल से जानकारी पूछी जाएगी, भाषा साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टोटल का टोटल करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होंगे। वर्तमान की घटनाओं से जोड़ करके पीछे की घटनाओं से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो हमको वो टेक्निक को अपने अंदर खड़ा करना होगा, हमें उस टेक्निक के बारे में जानना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन का प्रारूप होता है, स्वरूप कैसा होता है। तो इसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज जो तैयार किया हूं, जो आपके पास टेस्ट सीरीज आएगा, सेम प्रणाली आपके पास वही होगी जो एग्जाम में क्वेश्चन की प्रणाली होती है। आपके पास बैक ईयर का भी क्वेश्चन हम दिखाएंगे और हमारा टेस्ट सीरीज भी आप देखिएगा कि किस तरह से दोनों में समानताएं हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो हमारी टेस्ट सीरीज की प्रारूप अलग होगी और एग्जाम हॉल में आप बैठे तो आपके दिमाग में जो है सो सब ऊपर से निकलता चला जा रहा, आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें वर्तमान परिदृश्य में क्या देखना है, पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी। उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह की योजनाएं लाई जा रही है अभी पे, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं, तो ग्रामीण विकास को लेकर के क्या योजनाएं हैं, नगरीकरण को लेकर के क्या योजना है, तो इन सारी योजनाओं के, कृषि से संबंधित क्या योजना है,
इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आएंगे हम सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं लिखा है, सामान्य विज्ञान और नीचे गणित लिखा हुआ है। तो सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न होंगे और गणित जो है सो 10 प्रश्न होंगे। तो अब देखिए कि सामान्य विज्ञान में हमको पढ़ना क्या है। सामान्य विज्ञान में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है, जो कि सारा यहाँ से हम आपको कवर करवा देंगे। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस प्लेटफॉर्म से हट करके कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी बुक आप खरीदेंगे उस बुक को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन सा बुक बेहतर होगा। इसके लिए आपको जो है सो एक वीडियो आपके पास है हमारा चैनल पे पड़ा हुआ, उस वीडियो को आपको जा कर के देखें, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बुक लेनी है। देखिए, मार्केट में आप अगर जाएंगे तो हज़ारों बुक उपलब्ध है, खोरठा के लिए आप खोजिएगा तो बहुत सारी बुक उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कौन सा लेखक का बुक हम पढ़ें जिस लेखक का क्वेश्चन से हमारी एग्ज़ाम की क्वेश्चन रिलेटेड है, मिलता जुलता दिख रहा है, उस लेखक का आप किताब खरीदिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर हज़ारों किताब पढ़े हुए हैं बहुत सारे लेखक का, मैं किसी एक लेखक के बारे में अभी तो वर्तमान में नहीं बताऊंगा। इसके लिए स्पेशल जो वीडियो बना हुआ है उसको आप जा कर के देखें, उस वीडियो में आपको पूरी किताब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर आपकी पसंद की जो किताबें होगी उस किताब को आप खरीद लीजिएगा मार्केट से। तो ये दोस्तों आज हमारा लगभग जो है सो सिलेबस रहा, सिलेबस का ये प्रारूप रहा। और अगर आप फिर कहिएगा तो इसको और भी तोड़ा जा सकता है। जैसे भारत के इतिहास के 3 खंड के अंतर्गत जो टॉपिक होंगे, 3 खंड में आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपके पास जो है सो आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अब जो है सो और प्राचीन भारत के इतिहास से हम शुरू करेंगे, तो इसकी टॉपिक बाय टॉपिक आपके पास मैं बता सकता हूं कि किस तरह से हमको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मगध साम्राज्य हो गया, मगध साम्राज्य के उदय, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राजा, उनकी राज व्यवस्था, उनकी प्रशासन की प्रणाली, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के, सम्राट अशोक उनके द्वारा जो भी शिलालेख हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब कोर पार्ट है किसी भी एग्जाम का। तो ये सब चीज़ों को हमें तैयार करना है। तो इसको और भी तोड़ा जा सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन, संस्कृति में हम पढ़ सकते हैं, भूगोल को तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर सिलेबस आपके लिए ज़्यादा बोरिंग महसूस होने लगेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि जिस समय आपके साथ इस टॉपिक को हम चालू करेंगे उस समय आपको जो है सो टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ में बातचीत करता चलूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर आप शेयर नहीं करते हैं, तो कम से कम आपकी तो ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि उससे क्या होती है, हमें भी एक आशा जगती है, हमें लगता है कि नहीं, हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इन चीज़ों को हम कैसे जान पाएंगे? अगर आप देख करके चुपचाप चलते रहिएगा तो फिर हमें नहीं पता चलता है ना कि कौन देखा है, नहीं देखा है, उनके मन में क्या चल रही है, नहीं चल रही। आप सभी से हमारा सादर अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि अगर आप हमारी वीडियो को अंतिम तक देखें हैं और यहाँ तक आप देखें, तो मुझे विश्वास है कि आप अंतिम तक देखें और पूरी सिलेबस को देखें, तो आप कमेंट करना न भूलें और शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना जिसे निःशुल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक ही मकसद है, हम आपको दे रहे हैं तो आप किसी और को दीजिए। सोसाइटी में एक दूसरे के बीच बढ़ाते चले जाएं। अगर आज जो भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जो भी हमारे विद्वान हुए हैं, अगर वो शिक्षा को बढ़ाते नहीं जाते तो हम लोग के बीच कैसे आ पाता? हम आपको देंगे, आप किसी और को दीजिएगा। तो शिक्षा की ये प्रणाली चलती रहनी चाहिए ताकि हमारी सभ्यता धीरे धीरे और ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षित हो, समाज में एक बड़ा योगदान दे सके। तो दोस्तों आप सबको धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे साथ चैनल पे इतनी देर तक बने रहें। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सबको धन्यवाद। देवर्षि की तरफ से भी आप सबको आभार।